लब्धि सार ग्रंथराज आचार्य नेमिचंद स्वामी जी की द्वारा रचित 6 अधिकार, 5 अधिकार लब्धि सार ग्रंथराज में और एक छपणाधिकार में, छपणासार में छपणाधिकार, चारित्र मिली की छपणाधिकार। दूसरे नंबर का अधिकार है छायक सम्यक अधिकार। इसमें छायक सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की कैसी विधि, क्या क्या सामग्री चाहिए, इसका वर्णन करते हुए आचार्य नेमिचंद स्वामी जी ने सर्वप्रथम, पूरा विषय इसलिए दोहराते हैं कि अभी तक अपन ने जो छायक सम्यक का पढ़ा हुआ है वो सबको संक्षिप्त में बेसिक आ जाए, क्योंकि ज्यादा अर्थ कुछ नहीं है, उसके अंदर गणित ज्यादा रहती है, तो इसलिए विषय ज्यादा हो जाता है। वैसे तो देखा जाए तो बस यही कहा कि छायक सम्यक दर्शन प्रारंभ करता है तो मनुष्य गति का जीव ही करता है, कर्म भूमिया मनुष्य ही छायक सम्यक दर्शन को प्रारंभ करता है, लेकिन निष्ठापन चारों गति में हो सकता है। केवली श्रुत केवली तीर्थंकर भगवान के पाद मूल आदि में ही छायक सम्यक दर्शन को की छपना होती है। और कहा छायक सम्यक का प्रस्थापक आधाकरण से लेकर के जब तक वह मिथ्या सम्यक प्रकृति, इन दोनों का पूरा द्रव्य सम्यक प्रकृति को दे देता है, तब तक वह प्रस्थापक कहा और उसके बाद निष्ठापक कहा गया। निष्ठापक कब कहा कि उसके बाद निष्ठापक, और बाद में तो जब सम्यक प्रकृति की अंतर्मूल प्रमाण स्थिति रहती है, अभी मरण नहीं कर सकता जो छायक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर रहा है ऐसा जी, लेकिन जब छायक सम्यक दर्शन ही है, अभी कृत वेदक सम्यक दृष्टि जिसको कहते हैं, कहते उस समय जब सम्यक प्रकृति की एक अंतर्मुख प्रमाण स्थिति शेष रह जाती है, उस समय कृत वेदक सम्यक दृष्टि जीव का मरण भी हो सकता है। और वो चारों गति, यदि उसने पूर्व में नरक आयु का बंद किया है, त्रियंच आयु का बंद किया है या मनुष्य आयु का बंद किया है, तो नरक आयु का बंद किया है तो पहले नरक में ही जा सकता है छायक सम्यक दृष्टि, तो वो पहले नरक में भी चला जाता है और वहां उसकी निष्ठापना हो जाती है। और यदि वो पहले मनुष्य आयु या त्रियंच आयु का बंद किया है तो भूमिया का मनुष्य और त्रियंच होता है, वहां जाकर के उसकी निष्ठापना होती है। और सम्यक दर्शन होने के बाद यदि आयु कर्म का बंद होता है तो नियम से देवायु का ही बंद होता है। मनुष्यों को सम्यक दृष्टि, मनुष्यों को अभी अपन छायक सम्यक दर्शन की बात, तो मनुष्य गति के जो जीव हैं छायक सम्यक दर्शन कर लेंगे, उसके बाद उनको आयु कर्म का बंध होगा तो नियम से देव आयु का बंध होता है। लेकिन देव और नरकों में जो भी छायक सम्यक दृष्टि जीव है, अब वो मरण करके आएंगे तो उनको नियम से कौन सी आयु का बंध, मनुष्य आयु का ही बंध होगा, क्योंकि वो मनुष्य में ही आएंगे। सम्यक दृष्टि इसलिए आयु का बंध नहीं करेंगे, क्योंकि नरक से निकल के मनुष्य त्रियंच हो सकते हैं और देव से निकल करके मनुष्य त्रियंच हो सकते हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि जो जीव होगा वो नियम से मनुष्य गति में ही आता है, मनुष्य आयु का ही बंध करता है। ऐसा अपन ने पहले शुरू में पढ़ा था। अब उसके बाद विशेष रूप से अपन का कथन चल रहा था कि अनंतानुबंधी की विषय योजना करता है जीव सबसे पहले छायक सम्यक दर्शन करने से पहले, और छायक सम्यक दर्शन के पहले अनंतानुबंधी का जो सत्य है वो पूरा का पूरा अप्रत्यख्यान वर्णादि 12 कसाय में और 9 कसाओं में दे देता है। तो इस प्रकार से अनंतानुबंधी की सताओदया, उसका जो एक आमली काल का जो द्रव्य वो इस संक्रमण से अन्य कसाय रूप उदय होकर के आता है। इस प्रकार से अनंतानुबंधी की मृत्यु अनंतानुबंधी की सत्ता नष्ट हो जाती है, सत्ता से चली जाती है, विसंयोजना हो जाती है। उसके बाद फिर एक अंतर्मुख तक विश्राम करता है, फिर मिथ्या सम्यक मिथ्या सम्यक प्रकृति, तीन की सत्ता जो है, इनको दर्शन मोहिनी को नाश करना है, तो इनके लिए भी अधाकरण अपूर्वकरण वृत्तिकरण परिणाम करता है। अधाकरण अपूर्वकरण का काल भी व्यतीत हो गया, अनिर्वृत्तीकरण के काल में आता है जब, तो अनिवृत्तीकरण का काल भी संख्यात भाग व्यतीत हो जाता है। उसके बाद सम्यक प्रकृति की असंख्यात समय प्रवृत्ति की उदीर्णा होती है। असंख्यात समय प्रवृत्ति की उदीर्णा से मतलब क्या कहा था कि जो अभी तक हम उदयावली गुण श्रेणी में उदयावली में जो द्रव्य देते थे वो हम असंख्यात लोग का भाग करके देते थे, इसलिए भागार बड़ा होता है तो द्रव्य कम आता है।
इसलिए उदयावली में द्रव्य बहुत कम आता था। लेकिन जब अनिवृत्तिकरण का संख्यात बहुभाग व्यतीत हो जाता है, तो जहां से असंख्यात समय प्रबुद्ध की उदीर्णा होती है, कह रहे वहां भागार चेंज हो जाता है। फिर वहां का भागार कितना हो जाता है? पल का असंख्यात्मा भाग, वो बहुत छोटा है असंख्यात लोग के आगे। इसलिए उदयावली में देने वाला जो द्रव्य है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। जबकि चयहीन ही देना है, ऐसा नहीं कि असंख्यात गुणा देना, लेकिन चयहीन देने पर भी वहां द्रव्य ज्यादा देने से आवली काल के निश्चित एक मात्रावली काल के निश्चित हो द्रव्य ज्यादा होता है, तो फिर वहां पर असंख्यात समय प्रबुद्ध की उदीर्णा चालू हो जाती है वहां से। फिर उसके बाद कहा था कि सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के स्थिति कांडक घात और गुण संक्रमण आदि जो कार्य अनुभाग कांडक आदि कार्य चल रहे हैं, ऐसा करते करते जिस समय अंतिम कांडक होता है, किसका? वैसे तो वो 4 पर भी बनाना है, क्या उसको विषय को रिवीजन नहीं कर रहे हैं, कह रहे अब लास्ट का जब अंतिम कांडक स्थिति कांडक घात करेगा, तो उस समय एक अंतर्मूर्त में जितनी फाली होती हैं, जैसे मान लो एक अंतर्मूर्त का काल हम 10 मान के चलते हैं, तो 9 फाली तक तो अपने में ही द्रव्य देता है, लेकिन अब अंतिम कांडक की अंतिम फाली शेष रह गई है, किसकी? मिथ्यात्व की। और सम्यक प्रकृति की तो अभी स्थिति ज्यादा रखेगा 8 वर्ष, लेकिन उसका भी जो असंख्यात बहुभाग वाला अंतिम कांडक है, इसलिए उसकी भी जो अंतिम फाली है, ये दोनों एक साथ ही चल रहे हैं, तो कह रहे उसका द्रव और इसका द्रव अंतिम दोनों फाली का द्रव अभी शेष है, और उच्छिष्टावली शेष है सम्यक मिथ्यात्व की। तो कह रहे ऐसा सम्यक मिथ्यात्व, तो कह रहे हैं ऐसा करते समय जब अंतिम कांडक की अंतिम फाली का द्रव शेष और सम्यक प्रकृति की भी असंख्यात बहुभाग वाली कांडक की अंतिम फाली, ये दोनों फाली का द्रव बहुत ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि मिथ्यात्व का सारा द्रव सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हो गया है, इसलिए सम्यक मिथ्यात्व के पास बहुत सारा द्रव हो गया, क्योंकि बहुभाग तो मिथ्यात्व ही द्रव रहता है। अपन ने जब सम्यक मिथ्या सम्यक प्रकृति की सत्ता बनाई थी, उस समय मिथ्यात्व के ही द्रव्य से, तो उसमें बहुत कम द्रव्य सम्यक प्रकृति के पास था, और उससे असंख्यात गुणा द्रव्य सम्यक मिथ्यात्व के पास था, लेकिन बहुभाग द्रव्य तो मिथ्यात्व के पास ही था। लेकिन अंतिम फाल का जब पतन होता है मिथ्यात्व के अंतिम कांडक की, तो वो पूरा द्रव्य इसको मिल जाता है सम्यक मिथ्यात्व को, इसलिए सम्यक मिथ्यात्व के पास सबसे ज्यादा द्रव्य हो गया। और जब सम्यक मिथ्यात्व के पास सबसे ज्यादा द्रव्य हो गया, लेकिन अब कांडक के अंतिम फाली का पतन हो रहा है, तो अब इन दोनों फालिका सम्यक की और सम्यक इनका द्रव्य सम्यक प्रकृति को दे देगा, तो सबसे ज्यादा द्रव्य अब सम्यक प्रकृति की, अब तो एक ही प्रकृति है, इसलिए सम्यक प्रकृति के पास ही गया। ऐसा पतन का विषय चल रहा था। ये काम कब होता है? कह रहे हैं जिस समय इन दोनों फाली का द्रव्य सम्यक प्रकृति को देना है, तो अब उस समय सम्यक प्रकृति की 8 वर्ष की स्थिति शेष रहेगी। ठीक है, इसलिए 8 वर्ष की स्थिति शेष रहती है, तो जब इन दोनों फाली का द्रव्य दे देंगे तब। अभी तो दोनों की स्थिति कितनी है? असंख्यात है, पल्ल का संख्यात्मा भाग है। जब तक अंतिम फाली है, अंतिम फाली में द्रव्य है, तब तक सम्यक मिथ्या सम्यक प्रकृति की स्थिति दोनों की कितनी है? असंख्यात, पल्ल का असंख्यात्मा भाग कर्म की स्थिति है, स्थिति सत्य इतना है। और अंतिम फाली का पतन होगा, तो फिर सम्यक प्रकृति के पास 8 वर्ष की स्थिति शेष रहेगी, पूरा द्रव उसकी 8 वर्ष की स्थिति में आ जाएगा। ये अपना इतना विषय चला था। आगे फिर उसके बाद कहा था कि जब अंतिम फाली का पतन होता है इन दोनों की, उसी समय थोड़ा सा परिवर्तन हो गया था। क्या परिवर्तन हो गया था? कि पहले जो गुण श्रेणी की रचना थी, वो गुण श्रेणी की रचना उदयावली से बाह्य थी, यानी उदयावली के ऊपर के जो निषेध थे, उन वहां से प्रारंभ करके और एक अंतर्मुख तक के निषेध तक गुणित रूप से, असंख्यात गुणित रूप से हर समय अपन द्रव्य दे रहे थे, इसलिए ऐसी रचना थी। और ऊपर उपरोक्त स्थिति में चयहीन दे रहे थे, उदयावली में भी चयहीन दे रहे थे। कह रहे अब यहाँ उसका बदल जाएगा। अब ऐसा क्रम कैसा बदल जाएगा? कह रहे उदयावली में अब हम पहले निषेक में जितना द्रव्य देंगे, दूसरे निषेक में उससे असंख्यात गुणा देंगे, तीसरे में उससे असंख्यात, क्योंकि उदयावली से ही हमारी गुण श्रेणी की रचना प्रारंभ हो गई। और पहले गलता विशेष गुण श्रेणी थी,
तो गलता विशेष गुण श्रेणी के कारण से क्या होता था कि एक उदयावली का निश्चित उदय में आता था तो गुण श्रेणी का एक निश्चित उदयावली में आ जाता था, तो गुण श्रेणी में से एक निश्चित कम हो जाता था और उपप्रतिनिधि का निश्चित गुण श्रेणी में देते नहीं थे, यानी गुण श्रेणी गुणित द्रव्य उपप्रतिनिधि के निश्चित में देते नहीं थे। इसलिए हमारी जो गुण श्रेणी आयाम था वो एक समय कम होता जाता था, गलित होकर के जितना अवशेष रहता था, इसलिए उस गुण श्रेणी को हमने क्या कहा था, गलता विशेष गुण श्रेणी कहा था। अब यहाँ से अवस्थित हो जाएगी। अवस्थित का अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पर एक उदयावली का निश्चय उदय में आया तो गुण श्रेणी का एक निश्चय उदयावली में गया तो उपरत निश्चिति का एक निश्चय गुण श्रेणी में मिल जाएगा, तो गुण श्रेणी उतनी की उतनी रहेगी, इसलिए अवस्थित गुण श्रेणी प्रारंभ हो गई थी। तो दो बात। तीसरी बात थी कि यहाँ से अब तब से जब 8 वर्ष की स्थिति हो जाएगी तब से अंतर्मुद्रण स्थिति कांडक आयाम होंगे सम्यक प्रकृति की, ठीक है। और वहीं से जो सम्यक प्रकृति का अनुभाग था वो इसके पहले यानी 8 वर्ष स्थिति होने के पहले तक अनुभाग कांडक चल रहा था, यानी एक अंतर्मूर्त काल के द्वारा जितना अनुभाग रहता था उसका बहुभाग कम करते थे एक अंतर्मूर्त में। अब क्या करें, एक समय में ही वो कार्य करेंगे, यानी एक समय में ही जितना अनुभाग है उतना, यानी प्रथम स्थिति का जितना अनुभाग है उसका जैसे मान लो 1000 डिग्री का है तो उसमें अपन 1000 डिग्री में अपन 100 बचाएंगे और 900 खत्म कर देंगे, बहुभाग खत्म करेंगे। तो कह रहे ऐसा अब एक समय में करेंगे। पहले ये काम कितने एक अंतर्मूर्त हो रहा था, अब एक समय में होगा। ऐसा अपन ने कल भी इसको पढ़ा था। इसका विशेष पढ़ा था कि नहीं कल? नहीं, विशेष पढ़ा जाएगा दीदी, पढ़ा जाएगा, आज पढ़ा जाएगा है? आज पढ़ा जाएगा, कल नहीं पढ़ा था विशेष। हाँ, दीदी तो इसका विशेष भी पढ़ते हैं ना। दीदी मेरा एक सवाल था। जी बोलो। जैसे ही अगलितावशेष गुण श्रेणी का काल तो फिर कम होगा, अवस्थित का ज्यादा होगा। नहीं, अवस्थित का उतना रहेगा। हाँ मतलब वो बढ़ता जा रहा है ना, क्योंकि वो तो एक एक समय बढ़ता जा रहा है। तो एक समय में एक घट रहा है, एक बढ़ रहा है, तो वो काल मतलब वो ज्यादा नहीं लंबी तो चलेगी ना। जैसे गुण श्रेणी जो गलतावशेष है वो तो एक एक समय जब तक गुण श्रेणी रचना रहेगी तब तक उतना ही काल रहेगा इसका, ठीक है। जैसे मान लो हम 20 समय, लेकिन जो गलतावशेष वाली है, जो गलतावशेष वाली है वो तो समाप्त हो जाएगी एक अंतर्मूर्त में। अरे वो एक अंतर्मूर्त में कैसे समाप्त? वो वाला अंतर्मूर्त बड़ा है जो गुण श्रेणी का आयाम है, क्योंकि वो काल है अपूर्वकरण का काल, अनिवृत्तिकरण का काल, अनिवृत्तिकरण का भी संख्यात्मक भाग है। तो वो तो अभी तो अपन का अनिवृत्तिकरण भी खत्म नहीं हुआ, तो वो कैसे खत्म होगी गलतावशेष? अभी वो इतनी शेष रहेगी, लेकिन जितनी शेष रही है फिर वो उतनी ही रहेगी अवस्थित में। हाँ मतलब जितनी वो रचना हो गई उतनी ही रहेगी ना। जैसे मान लो अपन की पहले थी मान लो 40 समय की थी गुण श्रेणी रचना, है ना, और उदय में आते आते मतलब अपन कहेंगे यदि उसके 10 समय निकल गए, वो 30 समय की बची या 25 समय की बची, तो जो 25 समय की बची अब वो 25 ही रहेगी। हाँ ठीक है, लेकिन जो अवस्थित वाली है वो थोड़ी रहेगी। लेकिन जो 25 समय की रहेगी, लेकिन अभी ऊपर खिसकती चली जाएगी। हाँ ठीक है ऊपर खिसकती, क्योंकि ऊपर स्थिति का एक में से गुण श्रेणी में आएगा, फिर एक कम होगा तो फिर एक ऊपर खिसक, तो ऐसे ऊपर पहुंचती चली जाएगी। और जैसे जहाँ तक थी वहां तक उसका वो जो शीर्ष था अभी तक, अब वो नीचे पहुंच जाएगा, क्योंकि अब तो वो शीर्ष वाला नीचे हो गया और उसके ऊपर वाला एक नया शीर्ष बनेगा, फिर उसका नया बनेगा, तो ऐसे करते करते वो नीचे पहुंच गई। लेकिन अभी जितनी है उतनी ही रहेगी। आप बहुत अच्छा। इसी प्रकार से यदि पकड़ गए आप लोग तो पूरा विषय क्लियर हो जाएगा। अब कह रहे हैं इसमें विशेष देखो, जहाँ सम्यक का 8 वर्ष प्रमाण स्थिति सत्य होता है, फिर से खूब ध्यान से पढ़ो, इसको कई बार पढ़ना पड़ता है, एक बार में नहीं आती ये चीजें, क्योंकि इसमें एकाग्रता बहुत चाहिए पड़ती है। तो कह रहे हैं जहाँ सम्यक का 8 वर्ष प्रमाण स्थिति सत्य होता है, वहां से लेकर उनके अनुभाग का प्रत्येक समय में अपवर्तन होने लगता है। इसको बोलते हैं, इसको अपवर्तन बोलते हैं, इसको कांडक घात नहीं बोलेंगे, इसको अनुभाग का अपवर्तन बोलेंगे।
एक समय में काम हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? अनुभाग का अपवर्तन। और यदि एक अंतर्मुहूर्त में काम हो रहा वही तो उसको बोलेंगे अनुभाग कांडक घात। ठीक है, हमने इतने अनुभाग को एक अंतर्मुहूर्त में घात किया और हमने इतने बहुभाग को एक समय में घात किया, तो जो समय में घात किया है उसको अपवर्तन बोलेंगे। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पर जहाँ सम्यक का 8 वर्ष प्रमाण सत्य होता है, वहां से लेकर उसके अनुभाग का प्रत्येक समय में अपवर्तन होने लगता है। क्रम यह है कि अनंतर पूर्व समय में जो द्विस्थानीय अनुभाग सत्य था, इसके पहले 8 वर्ष की स्थिति नहीं हुई, उसके पहले की बात है ना। वो कह रहे हैं उस समय अपना सम्यक प्रकृति का अनुभाग कैसा था? द्विस्थानीय। द्विस्थानीय से मतलब चतुस्थानीय जैसे होते हैं, लेकिन सम्यक प्रकृति तो हमेशा द्विस्थानीय ही थी। तो सम्यक प्रकृति में लतारूप अनुभाग था और दारू का अनंतमा भाग जो ऐसे द्विस्थानीय थे। तो कह रहे हैं अभी तक तो द्विस्थानीय सत्य था, भले ही बहुत अनुभाग का अनुभाग कांडक से घात हो गया था, लेकिन एक स्थानीय नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ से अब एक स्थानीय, अब अपन का दारू रूप अनुभाग खत्म हो जाएगा। अब दारू रूप स्पर्धक नहीं रहेंगे, जो दारू रूप गुणहानिया स्पर्धक थी वो अब नहीं है, अब सब कैसे लता रूपी दिखेंगे आपको। तो कह रहे हैं अनुभाग सत्यता उससे वर्तमान समय में उदयावली के उपवर्तन स्थिति में अनंत गुणाहीन, उदयावली के से उपवर्तन स्थिति में, उदयावली से उपवर्तन स्थिति मतलब जैसे अपन ने उदयावली 16 समय की मानी है, तो 17वें समय, तो फिर उदयावली से उपवर्तन स्थिति में अनंत गुणाहीन एक स्थानीय अनुभाग सत्य हो जाता है। ठीक है, उससे उदयावली के अंतिम निषेक में, अब 16वें नंबर का निषेक अपन क्योंकि उदयावली 16 समय की मान रहे हैं इसलिए, और उससे उदयावली के अंतिम निषेक में अनंत गुणाहीन एक स्थानीय अनुभाग सत्य हो जाता है। पृष्ठ संख्या सबको मालूम है 108 पे चल रहे हैं ना, और गाथा 131 का विशेष पढ़ रहे हैं। एक स्थानीय अनुभाग सत्य हो जाता है और इसी क्रम से फिर कह रहे उससे उदयावली के अंतिम निषेक में अनंत गुणाहीन एक स्थानीय अनुभाग सत्य हो जाता है और इसी क्रम से उत्तरोत्तर कम होता हुआ उदय स्थिति में, उदय स्थिति मतलब पहला निषेक, यानी जो उदय में चल रहा, क्योंकि एक ही निषेक उदय में होता है, ऊपर के निषेक थोड़ी ना कोई उदय में, भले उदयावली अपनी एक आवली प्रमाण है, लेकिन एक जो पहला वाला निषेक वो ही उदय में चल रहा अभी। तो कह रहे इसलिए उदय स्थिति में अनंत गुणाहीन एक स्थानीय अनुभाग सत्य हो जाता है। आशय यह है कि सम्यक्त का 8 वर्ष प्रमाण स्थिति सत्य रहने के पूर्व प्रत्येक अनुभाग कांडक का अंतर्मुहूर्त काल में घात करता था। अब प्रत्येक समय में सम्यक्त के अनुभाग का अनंत गुणी हानि रूप से अपवर्तन करता है, अनंत गुणा घात कर रहा है एक समय में। उसमें भी पहले जो लता दारू रूप 2 स्थानीय अनुभाग सत्य था, उसका प्रत्येक समय में लता रूप एक स्थानीय अनुभाग रूप से अपवर्तन करने लगता है। इसी तत्व को समग्र रूप से इस प्रकार जाने, कितनी सरल बात है, मतलब एक बार में आ गया समझ में अपन को कि ऐसा करता है कि पहले एक अंतर्मुहूर्त में करता था, अब एक समय में कर रहा। इसलिए इसी तत्व को समग्र रूप से इस प्रकार जानना चाहिए कि अनंतर पूर्व समय में जो अनुभाग सत्य था उससे वर्तमान समय में उदयावली के बाहर स्थित अनुभाग सत्य प्रति समय अनंत गुणा होकर के उदय में आने लगता है, तथा उस उदयावली के बाहर स्थित अनुभाग सत्कर्म से उदयावली में अनुप्रविश्यमान अनुभाग सत्कर्म अनंत गुणाहीन होता है और उससे भी उदय में प्रविश्यमान अनुभाग सत्य अनंत गुणाहीन होता है। यह क्रम दर्शन होने के क्षय होने में एक समय अधिक एक आवली काल शेष रहने तक जानना चाहिए। इसके बाद आवली काल मात्र तक उदय में प्रविश्यमान अनुभाग सत्य की अनुसमय अपवर्तना होती है। जब एक आवली काल ही शेष रह गया तो पूरा क्या है, सम्यक प्रकृति की एक आवली काल स्थिति शेष रह गई, तो वो कह रहे अब क्या है, अब तो वो पूरा उदयावली में ही है, तो उदय में प्रवेशमान है, इसलिए उसकी एक समय में ऐसे ही अनंत गुणाहीन करके वो उदय में आकर के नष्ट हो जाए।
यानी उदयावली में क्या अनुप्रोष्मान से हुआ? अनुसमय अपवर्तना का क्या मतलब है? प्रति समय एक समय में घात करता है। अनुप्रवेशमान का अर्थ क्या है? मतलब प्रवेश, एक उदयावली में प्रवेश कर जाना और एक उदयावली में अभी प्रवेश नहीं किया। जैसे 17वें नंबर का निषेक है, वो अभी उदयावली में प्रवेश नहीं हुआ उसका, और जो 16वें नंबर का निषेक वो उदयावली में प्रवेश कर गया, ठीक है, तो वो प्रवेशमान हो गया। और जो अभी एक नंबर का पहले नंबर का है वो उदय में चल रहा है, वो वाला निषेक है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा हर समय अपन को कैसा द्रव्य दिखेगा, कब तक, जब तक, उन्होंने स्पष्ट बता दिया कि इस प्रकार से ऐसा तब तक दर्शन मोहिनी के क्षय होने के एक समय अधिक तक ऐसा देखते रहे। एक समय अधिक तक क्या दिखेगा? जब अपन के पास मात्र 17 निषेक बचेंगे, ऐसा अपन का अभी से ऐसा दिखेगा जब तक 8 वर्ष की स्थिति है कि उदयावली के ऊपर वाले निषेक में अनुभाग ज्यादा देखेगा, और उससे उदयावली में प्रविष्यमान जो 16वें नंबर का निषेक है उसमें अनंत गुणाहीन अनुभाग देखेगा, और उससे पहले वाला जो निषेक है उसमें अनंत गुणाहीन देखेगा। ऐसा कब तक देखेगा? अभी कह रहे जब तक एक आवली और एक समय शेष स्थिति रह गई सम्यक प्रकृति की, और जब एक आवली ही शेष रह जाएगी तो कह रहे बस एक एक करके उदय में आएगा, और हर समय उदयावली में इसका घाट होकर के वो एक समय। दीदी ये सम्यक प्रकृति का जो एक आवली मात्र जो रह गया, ये नष्ट ही होगा। ऐसा आगे बता दिया, आगे के विषय बता दिया कि अनुभाग की अपेक्षा से अभी अपन और करेंगे, अभी बहुत मतलब काम है, लेकिन ऐसा जब होगा तो आगे ऐसा रहेगा, ऐसा कि कब तक, जब तक ऐसा ही अनुभाग चलता रहेगा, जब तक सम्यक प्रकृति नष्ट नहीं होती है, उदयावली में प्रवेश कर, यानी सम्यक प्रकृति अपने रूप से अपने से नष्ट होगी ना, इसका तो स्त्री रूप संक्रमण नहीं होगा, तो कर्म कहाँ रहे संक्रमण के ही। हाँ, तो यही मैं पूछे सर, मिथ्यात् का सम्यक मिथ्यात् में हुआ, सम्यक मिथ्यात् का सम्यक प्रकृति में हुआ, तो सम्यक प्रकृति अपने रूप से नष्ट हो जाएगी। हाँ, अपने रूप से नष्ट होगी। इसको काहे में करेंगे? क्योंकि इसको संक्रमण का संक्रमण हमेशा सजाती प्रकृति में होता है। पहले भी कई बार बताया तुम लोगों को कि संक्रमण चारित्र मोहिनी का दर्शन मोहिनी का, दर्शन मोहिनी का चारित्र मोहिनी में नहीं होता। मूल कर्मों का अपने अपने एक दूसरे कर्म में संक्रमण है। ऐसा नहीं होता कि ज्ञान आवरण का दर्शनावरण हो, दर्शनावरण का ज्ञान आवरण, ऐसा नहीं हो सकता। अपनी ही उत्तर प्रकृतियां जो सजाती प्रकृतियां होती है उनमें ही संक्रमण होता है। जी 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 जी, करके ठीक है, आगे की गाथा चलना आज अपन। अडवस्ते उवरिमिवि, अडवस्ते उवरिमिवि, दुचरिम खंडस्य चरिम फालिति, दुचरिम खंडस्य चरिम फालिति, संखातीत गुणकम, संखातीत गुणकम, विशेषहीनकमं देदि, विशेषहीनकमं देदि। अडवस्ते उवरिमिवि, दुचरिम खंडस्य चरिम फालिति, संखातीत गुणकम, विशेषहीनकमं देदि। अडवस्ते उवरिमिवि, दुचरिम खंडस्य चरिम फालिति, संखातीत गुणकम, विशेषहीनकमं देदि। अब कहते हैं, अब मान लो दोनों फालियों का द्रव जिसमें आ गया सम्यक प्रकृति में आ गया, तो सम्यक प्रकृति की स्थिति कितनी बची? अब 8 वर्ष की बची। तो कह रहे जब 8 वर्ष से जिस समय सम्यक प्रकृति की 8 वर्ष की स्थिति अब हो गई, उसके आगे के समय जब 2 चरम फाली का दिया उस समय हो गई अपन के 8 वर्ष। अब उसके बाद आगे फिर क्या होता है? तो कह रहे उबरी में माने उसके आगे अब अपन के अंतर्मुत प्रमाण खंड वाले कांडक घात होंगे। तो कह रहे हैं जब तक द्विचरम खंडस, ऐसे अपन ने अभी लगाए थे ना कि कितने 12,000 कितने कांडक घात, 8,000 जितने भी। तो कह रहे हैं द्विचरम खंड है, जब तक पहले कांडक घात से लेकर के अंतिम कांडक को छोड़ करके द्विचरम कांडक जितने भी संख्यात कांडक होंगे, तो वो कह रहे हैं ऐसे द्विचरम खंडस चरम फालिति, यानी उसकी द्विचरम कांडक की चरम फालिति के पतन समय तक क्या करेंगे अपन?
संख्यातीत गुणकम विशेषहीणकम देवी। संख्यातीत माने असंख्यात गुणित क्रम से द्रव्य दिया जाएगा। गुण श्रेणी में असंख्यात गुणित क्रम से द्रव्य देंगे और विशेषहीणम कमम दे दिए और प्रथम स्थिति में चयहीन क्रम से द्रव्य दिया जाता है। क्या कह रहे हैं वो अपन ने पहले सब पढ़ लिया है, उसी चीज का गाथाओं में फिर से बता रहा है, मतलब उसी चीज का रिवीजन चल रहा है। क्या रिवीजन चल रहा है कि 8 वर्ष की स्थिति होने के बाद, है ना, दूसरा मतलब जैसे 8 वर्ष की स्थिति उसके बाद अगला समय, फिर उस समय से अब अंतर्मूल प्रमाण कांडक घात होंगे समय प्रकृति के। तो वो कह रहे हैं पहले कांडक से लेकर के द्विचरम कांडक तक, जैसे मान लो 100 कांडक होना है तो 99 कांडक तक क्या करेंगे, 99 कांडक, एक पहले कांडक से 99 कांडक तक कथन एक सही है। तो कह रहे हैं द्विचरम कांडक तक की चरम फाल है, द्विचरम कांडक का पतन उसकी चरम फाली होगी जब उसका कांडक पूरा होगा ना, तो कह रहे उसकी चरम फाली तक संख्यातीत गुण यानी असंख्यात गुणित क्रम से और विशेषहीन क्रम से द्रव्य को देता है। संख्यात गुणित क्रम से किस में देगा, असंख्यात गुणित क्रम से जो आदि गुण श्रेणी उसमें देगा और उपरतन स्थिति में चयहीन क्रम से देता है। बिल्कुल सरल है, ये भी अपन पढ़ ही चुके हैं। जैसे ये है, देखो इसको देखो, चित्र दिख रहा चित्र, तो यहाँ से तो देगा पहले निषेक में देगा, फिर उससे ऐसे आगे आगे असंख्यात गुणित क्रम से देगा। किनके, जैसे पहला कांडक का जो द्रव्य है उसको भी, इसके द्रव्य को भी ऐसे देगा, और यहाँ इसका अपन कम कम बनाते ना, ऐसा ही चयहीन यानी पहले निषेक में ज्यादा देगा, फिर कम देगा, फिर कम देगा, ऐसे कम कम करते इसमें लास्ट में कम देगा। तो कह रहे हैं इनमें अब 2 ही जगह देना अपन को द्रव्य, क्या, जैसे एक कांडक घात का ये द्रव उठाएंगे, एक कांडक घात का भी उठाएंगे, एक अंतर्मुख प्रमाण वाले और उदयावली से ऊपर तक के पूरे निषेकों में से भी द्रव उठाएंगे गुण श्रेणी के लिए। तो 2 प्रकार का द्रव होता है, एक अपकृष्ट द्रव, जो गुण श्रेणी के लिए जो द्रव उठाते हैं उसको अपकृष्ट द्रव बोलते हैं, और जो कांडक घात का जो द्रव होता है वो उसको फाली द्रव बोलते हैं, क्योंकि वो एक समय में उस कांडक घात की एक फाली का पतन करते, फिर दूसरी का करते, फिर तीसरी का, इसे उसको क्या बोलेंगे, फाली द्रव। और जो गुण श्रेणी को तो हर समय उठाते अपन, ऐसा एक अंतर्मुख का नहीं, गुण श्रेणी तो जब तक चलेगी जब तक हर समय अपन सत्ताने से अपकृष्ट द्रव उठाएंगे और उसको देने का क्रम ऐसे ही रहेगा। तो फाली द्रव भी ऐसे ढंग से दिया जाता है और अपकृष्ट द्रव भी इसी प्रकार से दिया जाता है। तो जो फाली द्रव और अपकृष्ट द्रव को मतलब उनका देने का विधान क्या रहेगा कि उदय आदि से गुण श्रेणी तक तो कैसा देंगे, असंख्यात गुणित क्रम से देंगे, और उपरतन स्थिति में इसकी उपरतन स्थिति का एक गुण श्रेणी जाएगी अपन का, गुण श्रेणी करें, फिर उसके बाद चयहीन क्रम से देंगे। तो इस प्रकार से एक द्रव्य के देने का विधान इस गाथा में बताया। अब इसी की हिंदी भी पढ़ते हैं अपन इसको, है ना, विशेष पढ़ ले रहा है तो उससे सवाल आएगा। विशेष पढ़ेंगे। सम्यक्त का 8 वर्ष प्रमाण स्थिति सत्य होने के समय से लेकर, सम्यक्त का 8 वर्ष प्रमाण स्थिति सत्य होने के समय से लेकर द्विचरम स्थिति कांडक के पतन के अंतिम समय तक, जैसे हमने कहा कि 100 कांडक होना है तो 99 नंबर के जो कांडक वो द्विचरम कांडक कहलाएगा। तो कह रहे ऐसे उस कांडक के पतन के अंतिम समय तक प्रत्येक स्थिति कांडक के द्रव्य का फाली क्रम से किस प्रकार अधस्तन स्थितियों में निक्षेप होता है, इसी तत्व को इस गाथा में स्पष्ट किया गया है। खुलासा इस प्रकार है कि सम्यक्त मिथ्यात्व की अंतिम फाली के साथ सम्यक्त के पल्योपम के असंख्यात्म भाग प्रमाण अंतिम कांडक की अंतिम फाली के द्रव्य को सम्यक्त की 8 वर्ष प्रमाण सत्य कर्म स्थिति के ऊपर निश्चित करता हुआ यह जीव उदय में सबसे स्तुत कर्म पुंज को निश्चित करता है। उससे अनंतर दूसरी स्थिति में संख्यात गुणित प्रदेश पुंज को निश्चित करता है। इस प्रकार से पहले के गुण श्रेणी शीर्ष प्राप्त होने तक प्रत्येक स्थिति में उत्तरोत्तर संख्यात गुणे प्रदेश पुंज को निश्चित करता है। उसके बाद गुण श्रेणी शीर्ष से उपरम स्थिति में असंख्यात गुणे प्रदेश पुंज, क्योंकि अपन का अवस्थित गुण श्रेणी बनाना, इसलिए एक उपरतन स्थिति के एक निषेक में भी
असंख्यात गुण प्रदेश पुण्य को निक्षिप्त है। इसके बाद गुण श्रेणी शीर्ष से उपरम स्थिति में असंख्यात गुण प्रदेश को निक्षिप्त करता है। तदनंतर शेष रहे, अब कितना और रह गई स्थिति शेष, तो कह रहे हैं अंतर्मुहूर्त कम 8 वर्ष की रह गई अब, क्योंकि अंतर्मुहूर्त अपन की गुण श्रेणी थी। तदनंतर शेष रहे बहुभाग प्रमाण द्रव्य को अपन ने 2 भाग किए थे उसके, जो द्रव्य था, जो उठाया द्रव्य है उसका एक भाग अपन ने गुण श्रेणी में दे दिया, और जो बहुभाग द्रव्य को, बहुभाग द्रव्य को अंतर्मुहूर्त कम 8 वर्षों के समयों से खंडित कर उस सब द्रव्य को उन सब समयों में एक एक चेक कम करते हुए निक्षिप्त करता है। यहाँ से लेकर के अवस्थित गुण श्रेणी प्रारंभ हो जाती है। इसलिए प्रति समय एक उदय समय के गलने के साथ तक गुण श्रेणी शीर्ष में एक समय की वृद्धि हो जाती। प्रति समय एक उदय समय का गलेगा, कह रहा हूँ गुण श्रेणी शीर्ष में एक समय की वृद्धि हो जाती। ऐसा यहाँ पर ग्रहण कर लेना चाहिए। आ गया प्रीति? ये जो हमने पहले पढ़ा वही वाली बात है ना? हाँ, अभी तो वही चलेगी, क्योंकि अभी जब तक अपन उसकी स्थिति का अंतिम कांड घात नहीं कर देंगे ना, तब तक अभी ये विषय थोड़ा ऐसे ही चलेगा। उसी को तो दीदी इनका क्षय प्रमाण हमें अपने कैसे निकालना पड़ेगा? जो ये कह रहे हैं कि क्षय निकालने की, सुनो क्षय निकालने का अपना अपना एक सूत्र दिया है, करण सूत्र। करण सूत्र ऐसा रहता है कि जैसे मान लो 8 वर्ष की स्थिति है तो पद बन जाता है, तो अपने जो जितना द्रव्य, जैसे उसमें उपस्थान स्थिति का जितना द्रव्य है उसमें उसका भाग देते हैं तो मध्यम धन आता है। फिर मध्यम धन में अपन क्या करते हैं कि इसको घटाते हैं। किसको घटा देते हैं? मध्यम धन में। फिर इसका पद का आधा करके उसको उसमें घटा देते हैं, है ना। फिर निषेधार में घटा देते, फिर उसका भाग अपन इसमें देते हैं। फिर जा करके जो प्रमाण आता है वो करेंगे तो वो दीदी वो तो सूत्र समझ में आ गया है, पर कहते हर एक का क्षय अलग अलग बनेगा ना इस हिसाब से? तो नहीं, तो जितना द्रव्य रहेगा उसके हिसाब से क्षय उसी के अनुसार क्षय बनेगा। सुनो, जैसे अपनी पहली गुणहानि उसमें 3200 वाली है, जैसे वहाँ पर 6300 वाले में करते हैं, तो उसमें अपना 32 क्षय बनता है, ठीक है। और यदि हम उसको उससे आधा द्रव्य कर देते, 1600 द्रव्य करते हैं, तो अपना क्षय 16 बनता है। 8 बनता है। तो वो अपने अपने द्रव्य के अनुसार उसका काल का प्रमाण उसके अनुसार वो गणित सूत्र करते हैं, तो उसका क्षय का प्रमाण भी आता है। प्रथम निषेध निकालने के लिए मालूम क्या करते हैं कि क्षय के प्रमाण में निषेधार का गुणा कर देते हैं, तो प्रथम निषेध का द्रव्य आ जाता है। जैसे अपन का क्षय का प्रमाण मान लो कितना है, 32 पहली वाली गुणहानि का वहाँ है ना, और क्षय का निषेधार 16 मानते हैं। निषेध 2 गुणहानि को निषेधार कहते हैं। उसको गुणा कर देंगे तो 32 को 16 में गुणा कर देंगे तो 512 आ जाता। यानी प्रथम निषेध अपना, जैसे अपन 6300 वाली रचना करते तो उसमें अपना प्रथम निषेध 512 का 512 बस उस चयन करते हैं। तो फिर जब द्रव्य आधा हो जाता है, जैसे 512 से आधा 256, वहां से क्षय का प्रमाण भी आधा हो जाता है। ऐसे नाना पुराने में ऐसी रचना रहती है, उसको अपन पहले पढ़ चुके हैं। हाँ दीदी पढ़ चुके हैं। दीदी अब इसमें जो लिखा हुआ है नीचे से और 5वीं लाइन में क्या, तदनंतर शेष रहे बहुभाग प्रमाण द्रव्य को अंतर्मुहूर्त कम 8 वर्षों के समयों से खंडित कर उस सब द्रव्य को उन सब समयों में एक एक क्षय कम करते हुए निक्षिप्त करता है। तो 8 वर्ष में जितने समय होंगे, यदि उतने खंड किए जाएंगे और एक एक समय में बन जाएंगे ना, तो एक एक निषेध में अपन को देना है, तो बस हो गया। वो 8 वर्ष के अपन निषेध बनाओ तो कितने बनेंगे? जितने 8 वर्ष के समय है निषेध बने। हर एक निषेध में चाहे द्रव्य देना है, तो बस वो आ जाएगा। इसमें तो खत्म होने में फिर 8 वर्ष लग जाएंगे ना, उतने समय जब है उसे खंडित करेंगे। तो अभी जब तक अभी अपन पहला कांड कर रहे हैं, तो अभी तो 8 वर्ष में अपन अभी पहला क्या, अभी तो अपन को 2 फाली वाला द्रव्य दे रहा है इसमें। अभी तो 8 वर्ष की स्थिति पूरी है, मतलब पूरी स्थिति है। अब उसके बाद आगे के समय में करेंगे तो एक अंतर्मुहूर्त प्रमाण स्थिति को उठाएंगे कांडा,
तो 8 वर्ष में एक अंतर्मूर्त कम होगी, फिर बात दूसरी करेंगे तब एक अंतर्मूर्त कम, ऐसे कर करके की तो कम होगी ना। मतलब काम ये है, हाँ, ये सारा काम अंतर्मूर्त में ही हो जाएगा, पड़े खंड उतने ही हो। क्योंकि जो छोटे अंतर्मूर्त है और वो अपना जो अंतर्मूर्त छाया सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाला जो अंतर्मूर्त है वो बड़ा है। मतलब अभी अनिवृत्तिकरण का काल चल रहा है, अनिवृत्तिकरण का काल भी अभी अंतर्मूर्ति है, तो वो अनिवृत्तिकरण के काल में ही तो ये सब काम हो रहा है, तो एक अंतर्मूर्त में ही तो सब हो रहा है ना। अभी अनिवृत्तिकरण का अपना संख्यात बहुभाग व्यतीत हुआ, अभी तो अपन का अभी एक संख्यात्मक भाग है, उसमें काम हो रहे हैं। ठीक है, तो सब काम अंतर्मूर्त में होना है और स्थिति सत्य ज्यादा है, लेकिन वो स्थिति सत्य का जो हम अंतर्मूर्त घटाएंगे वो बड़ा वाला रहेगा। इसलिए एक छोटे अंतर्मूर्त के में भी जिस सब 8 वर्ष की स्थिति खत्म हो जाएगी। दीदी जी। हाँ जी। लब्धि सार के 5 अधिकारों की कितनी गाथाएं हैं और छपड़ा सार की कितनी हैं? 653 गाथाएं हैं और छपड़ा सार की 262 गाथाएं हैं, लब्धि सार में 391 गाथाएं हैं। ठीक है, अब अपना आज अभी यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि 2-3 मिनट सब लोग उसके लिए आगे की क्लास के लिए कायुष्वर करना है सबको, है ना, फिर बाद में कायुष्वर नहीं कर पाते, और तब तक हमें भी थोड़ा सा एक बार बता दो दीदी, लिखना है हमें कितनी है? 362 नहीं, 262 छपड़ा सार की और 391 गाथा लब्धि सार की। ठीक है, फिर आगे कल उसको पूछेंगे, आगे की अपनी क्लास चलेगी। सब लोग 9 बार नमोकार मंत्र अच्छे से करना, 3 श्वासोच्छ्वास लेकर के, इसलिए थोड़ा 5 मिनट का रेस्ट रहेगा। और सभी लोग अपने अपने माइक और कैमरे ऑफ रखेंगे क्लास के बीच में, प्लीज, बहुत डिस्टरबेंस होता है। सारे सबके वीडियो और कैमरा और माइक ऑन रहने से।